लेक्चर 11 के पहले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने पिछले 10 लेक्चरों में मशीन लर्निंग के जो मुख्य एल्गोरिदम है यानी ग्रेडियंट डिसेंट और उसके वेरिएंट्स उसकी बात की थी। अब हमारे पास जिसे मैं कहूँगा मेन एल्गोरिदम अवेलेबल है मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम थोड़ा एडवांस्ड इन आखिरी 1.5-2 हफ्तों में हम एडवांस मशीन लर्निंग और न केवल मशीन लर्निंग बल्कि एडवांस ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि ध्यान रहे ये कोर्स ऑप्टिमाइजेशन का है। तो आज हम जो टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, उसका नाम है कॉन्वेक्स सेट्स। और एक्चुअली हम अब एक जो अपने आखिरी पड़ाव जिसमें हम आए हैं, उसमें हम थोड़े ऐसे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कि अभी तक हमने नहीं देखे हैं, और उन प्रॉब्लम्स को मैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलूँगा, और उन प्रॉब्लम्स का एक वैरायटी होगी, एक टाइप होगा जिसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स। कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स की ये खासियत है कि अगर आपको केवल ये प्रूव करना है कि ये मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कॉन्वेक्स है कि नहीं है। अगर जैसे ही आपको पता चल जाता है कि वो प्रॉब्लम कॉन्वेक्स है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए करीब-करीब 90% प्रॉब्लम्स लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, कॉन्वेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, उनके सॉल्वर मौजूद हैं, उनके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उनके एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। तो अगर हम कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखते हैं और हम अगर ये प्रूव करते हैं कि वो प्रॉब्लम कॉन्वेक्स है, तो हमने एक तरह से 90% काम अपना कर दिया है। और ऐसे कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को लिखने के लिए समझने के लिए कि कोई प्रॉब्लम कॉन्वेक्स है कि नहीं है, ये भी एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा टूल है, जिसे हम इस लेक्चर और अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में हम करेंगे कॉन्वेक्स सेट्स की बात, और हम अगले लेक्चर में करेंगे कॉन्वेक्स फंक्शंस की बात। और कॉन्वेक्स सेट्स और कॉन्वेक्स फंक्शंस मिलाकर हम एक कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं लेक्चर 11 में। तो आज हम कॉन्वेक्स सेट्स की बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स सेट्स क्या होता है? तो कॉन्वेक्स सेट्स समझने के पहले मैं आपको फिर से एक जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो फ्रेमवर्क है, जैसे एक बार फिर से बता दूं। तो कोई भी हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, जिसे मैं बोलूँगा एफ एक्स, और इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना होता है। तो हम कहेंगे कि मिनिमाइज फंक्शन एफ एक्स, यानी कि हमें एक फंक्शन एफ एक्स मिनिमाइज करना है। अब या तो एक्स जो हमारा एक्स है, और ये फंक्शन आर डी से आ रहा है, यानी कि ये डी डायमेंशनल इनपुट लेता है और रियल आउटपुट देता है, यानी एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो आर डी से आ रहा है। तो या तो इस फंक्शन या तो ये प्रॉब्लम जो है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, या तो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, या तो वो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो मेरा एक्स है वो किसी एक सेट से आ रहा है, और वो सेट मैं कैपिटल एक्स बोलूँगा। ये जो एक्स है, ये जो कैपिटल एक्स सेट है, ये जो सेट है, ये पूरा स्पेस नहीं है, पूरा आर डायमेंशन स्पेस नहीं है, बल्कि उस आर डायमेंशन स्पेस का एक सबसेट है, एक छोटा सा हिस्सा है। ये हिस्सा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें केवल ये समझना है कि क्या ये सेट जो फंक्शन एफ एक्स का डोमेन है, वो एक्स का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा ये सेट है या नहीं है। अगर वो सेट पूरा डोमेन नहीं होगा, तो फिर उसे हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलेंगे, और ये जो कंस्ट्रेंट है इसे हम कंस्ट्रेंट सेट बोलेंगे। और इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि मान लीजिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे मिनिमाइज करना है एक छोटा सा फंक्शन एक्स स्क्वायर, और मैं अगर आपको बोलूँ कि एक्स जो है वो एक रियल नंबर है, तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो रोक के इसको सोचें कि अगर मैं एक्स स्क्वायर मिनिमाइज करना चाहूँ, और अगर एक्स रियल नंबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और एक्स जीरो होगा, यानी कि जीरो ही उसका मिनिमल है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स रियल नंबर नहीं है, बल्कि एक्स बिलोंग करता है एक सेट 3 से लेकर 10 तक, यानी कि एक्स सारी वैल्यू नहीं ले सकता है, केवल 3 से 10 तक की वैल्यू ले सकता है, तो अब उसका मिनिमा क्या होगा? अब इसका मिनिमा बहुत जाहिर सी बात है कि 9 हो जाएगा। एक्स इजिकल टू 3 में मिनिमम वैल्यू 9 आएगी, ठीक है, यानी जीरो नहीं आएगी। तो ये जो हमारा ये जो सेट जो कहते हैं, हम इसे कंस्ट्रेंट सेट कहते हैं, कंस्ट्रेंट सेट कहते हैं। और इस प्रॉब्लम को हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलेंगे। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है वो बेसिकली हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि मिनिमाइज फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ सर्टेन सेट एक्स, एंड दिस सेट
इज कॉल्ड, ये जो सेट है इसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट सेट। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट सेट को हम कॉन्वेक्स सेट कब कहेंगे। तो कंस्ट्रेंट सेट बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में और इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के कोर्स में हम एक विशेष प्रकार के सेट की बात करेंगे और उसे हम सेट को कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे। और हम आगे चल के बोलेंगे, हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि जब ये fx कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा, यानी कि मैं एक ऐसे फंक्शन को मिनिमाइज कर रहा हूं जो कॉन्वेक्स फंक्शन है, सब्जेक्ट टू अ कंस्ट्रेंट विच इज अ कॉन्वेक्स सेट, यानी वो एक कॉन्वेक्स सेट है। अगर मैं कॉन्वेक्स फंक्शन को मिनिमाइज कर रहा हूं एक कॉन्वेक्स सेट के कंस्ट्रेंट में, तो हम इस पूरे, ये जो पूरा कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो ऐसा जो प्रकार है इस कॉन्वेक्स प्रॉब्लम का, उसे हम कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलेंगे। यानी कि जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि fx कॉन्वेक्स फंक्शन है और कंस्ट्रेंट सेट कॉन्वेक्स सेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, और जैसे ही हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत सारे केसेस में इसे सॉल्व करने की तक आवश्यकता नहीं है, खुद से पूरा एल्गोरिथम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिनको लोगों ने ऑलरेडी एक तरह से सॉल्व कर लिया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए कॉन्वेक्स फंक्शंस और कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स की बहुत महत्ता है, और इन्हें समझना, इसे समझकर हम एक तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर पा रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। जस्ट एक छोटा सा आपको मैं और इसमें एक उदाहरण दूंगा कि जो हमने जो लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम पहले करी थी और जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी देखा था, ये दोनों प्रॉब्लम ही खासकर लीनियर रिग्रेशन पे मैं आता हूँ। लीनियर रिग्रेशन एक कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है और उसका आंसर हमें मिल चुका था, मगर मैं आपको बस उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि वही कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है। और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉन्वेक्स है। अभी जब हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे ड्युअलिटी की बात करेंगे अगले इस हफ्ते के आखिरी 2 लेक्चर्स में, तो हम ये भी देखेंगे कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो जैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जैसे है, जिसे हम एसवीएम से सॉल्व करने वाले हैं, यानी लीनियर क्लासिफायर बनाएंगे हम, तो वो भी एक तरह की कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और उसके भी जो स्टैंडर्ड मेथड्स है, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, वो उस प्रॉब्लम में अप्लाई होते हैं। तो इस तरह हम मशीन लर्निंग की बात भी करेंगे और हम इन जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की बात भी करने वाले हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। हमने शुरू के हफ्तों में बात की थी, हमने सब स्पेसेस की बात की थी। तो सब स्पेसेस भी एक तरह के सेट्स हैं, और हमने बताया था कि भाई अगर कोई सेट एस सबस्पेस है, अगर कोई सेट एस सबस्पेस है, यानी कि हमारे पास उस सेट में 2 मेंबर्स हैं एक्स और वाई, और अगर उन दोनों मेंबर्स का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ, यानी मैं लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई करता हूँ, और ये लैम्डा और म्यू कुछ भी हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, और मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले सकता हूँ अपने सेट एस से, और अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स और वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगर उस सेट में मिलता है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये हमारा जो सेट है वो एक तरह का सबस्पेस है। ठीक है, ये हमने इसकी बात की थी और हमने इसके उदाहरण देखे थे। रेंज स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स एक तरह का सबस्पेस था, नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स बी जो था वो हमारा सबस्पेस था। तो ये हमारे 2 उदाहरण थे, और ये उदाहरण पे मैं वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने इसमें पहले देख लिया था। अब ये रहा सबस्पेस की बात। अब मैं दूसरे टाइप के सेट्स की बात करना चाहता हूँ। सबस्पेस भी एक सेट था, अब मैं थोड़ा सा और कंस्ट्रेंट सेट की बात करना चाहता हूँ, इसे मैं अफाइन सेट बोलूंगा। तो S अगर एक सेट S है मेरे पास, वो अफाइन है अगर S इज अफाइन इफ अगर X और Y दोनों S का हिस्से हैं। यानी अगर मैं फिर से वही आपको बता दूं जो क्लब मेंबरशिप की हमने बात की थी कि सब कुछ सेट्स को किसी एक टाइप का सेट है प्रूव करने के लिए हमें क्लब मेंबरशिप रूल लगाना होता है। क्लब मेंबरशिप रूल ये होता है कि अगर मैंने 2 एलिमेंट उठाए X और Y, और कोई भी क्लब मेंबर की बात कर रहा हूँ, मैं मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ, और मैंने 2 एलिमेंट उठाए एक्स और वाई, और अगर मैंने उसमें क्लब मेंबरशिप के क्राइटेरिया अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जो नया मेंबर आता है वो भी उस क्लब का हिस्सा है, तो उस क्लब मेंबर को, उस क्लब को हम एक टाइप का क्लब कह सकते हैं, इस केस में अफाइन सेट। तो आप देखिए कि जो मेरी परिभाषा है अफाइन सेट की वो ये है कि अगर एक्स और वाई मेरे एस का हिस्सा हैं, और अगर मैंने कोई 2 लैम्डा और म्यू लिए जो कि दोनों रियल नंबर हैं, मगर यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने कंस्ट्रेंट लगाया है
कि लैम्डा प्लस म्यू जो है वो 1 होना चाहिए, यानी कि लैम्डा प्लस म्यू जो है उनका कॉम्बिनेशन 1 होना चाहिए। लैम्डा और म्यू कुछ भी हो सकता है मगर उन दोनों का समेशन 1 होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि लैम्डा और म्यू मैंने लिया और लैम्डा प्लस म्यू 1 है, और अगर एक्स लैम्डा प्लस म्यू वाई यानी कि उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है लैम्डा और म्यू का एक्स और वाई के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो भी उस सेट का हिस्सा है, तो एस अफाइन सेट है। तो हमने कॉन्वेक्स सेट्स की बात की थी। कॉन्वेक्स सेट्स में लैम्डा और म्यू में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लैम्डा प्लस म्यू 1 हमने बात नहीं की थी, कोई भी लैम्डा और म्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। अब अफाइन सेट में हमने बात करी है लैम्डा प्लस म्यू 1 होना चाहिए, और अगर लैम्डा प्लस म्यू 1 है और लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई भी एस का हिस्सा है तो एस एक अफाइन सेट है। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग वो ये है कि अगर मैं एक्स और वाई 2 पॉइंट लेता हूं और उन दोनों से मैं एक लाइन खींचता हूं, दोनों के बीच की लाइन नहीं, दोनों से होती हुई लाइन, ठीक है। अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, यानी मैंने एक्स लिया, वाई लिया, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है, और मैंने एक लाइन खींची कुछ इस तरह, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स होंगे सच दैट लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 एंड एक्स लैम्डा प्लस म्यू वाई इज इक्वल टू जो वो है वो इस लाइन का हिस्सा होंगे। यानी ये कोई पॉइंट अगर मैं z लेता हूँ इस लाइन में, तो z कैन बी रिटन एज लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई सच दैट लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। तो यानी कि अगर मेरे पास एक लाइन है, इन्फिनिटी लाइन है, तो वो एक तरह का अफाइन सेट है, ठीक है। अफाइन सेट इज लाइक ए लाइन, ठीक है। और उसका जो उदाहरण है वो है सॉल्यूशन सेट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो ये ज्योमेट्रिक जो लाइन थी वो ज्योमेट्रिक मीनिंग बता रहा था, मगर इसका जो एग्जांपल है मैं वो यहाँ दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है x सच दैट ax इज इक्वल टू b, तो ये एक तरह का अफाइन सेट होगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को रोक कर इसे प्रूव करें कि ये जो सेट है ax इज इक्वल टू b, ये जो सेट x है, s है, माफ कीजिए, सच दैट ax इज इक्वल टू b इज अफाइन सेट। यानी कि वो सारे सॉल्यूशंस ax इक्वल टू b के सारे सॉल्यूशंस को मैं अगर एक सेट में रख दूं तो वो सेट एक तरह का अफाइन सेट कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसे प्लीज प्रूव कीजिए ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे जिसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स सेट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक हमने देखा सबस्पेस जिसमें लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई भी सेट का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन लैम्डा और म्यू में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। फिर हमने देखा अफाइन सेट जिसमें लैम्डा प्लस म्यू 1 है, लेकिन लैम्डा और म्यू में और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लैम्डा और म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मगर लैम्डा प्लस म्यू 1 है, और इसे हमने कहा अफाइन सेट। अब हम तीसरे सेट पर आते हैं और इसका नाम है कॉन्वेक्स सेट। और यहाँ पे अब एक और एडिशनल कंस्ट्रेंट आ गया है। तो मैं इसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर हम उदाहरण पे आएंगे और हम इसे समझेंगे कि पिछले सेट से इसमें अंतर क्या है। तो हमारा सेट S इन Rn ये कॉन्वेक्स है अगर, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सेट है, हम सेट्स की बात कर रहे हैं, फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो सेट S इज कॉन्वेक्स इफ अगर x और y S का हिस्सा है, और अगर मैं लैम्डा और म्यू ग्रेटर देन 0 ले लूं और लैम्डा प्लस म्यू 1 है, यानी कि हमने पहले लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1 रखा था अफाइन सेट के लिए। अब हमने इसमें एक और कंस्ट्रेंट डाल दिया है कि ना केवल लैम्डा प्लस म्यू 1 होना चाहिए, बल्कि लैम्डा और म्यू 0 से बड़े भी होने चाहिए, ठीक है। तो सेट S इज कॉन्वेक्स इफ फॉर एवरी एक्स वाई इन S, यानी हर एक्स वाई के लिए, हर पेयर के लिए जो मैंने एक्स वाई सेट में S सेट से निकाला है, अगर मैं उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेता हूं, और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब ही ये है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब, यानी कि लैम्डा और म्यू दोनों 0 से बड़े हैं और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1 है, तो इसे हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर ऐसा है और अगर लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई भी उस सेट का हिस्सा है, तो वो सेट को हम कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे, ठीक है। और मैं आपको इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग बताता हूं। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्सिटी, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्सिटी ये है कि अगर मैंने x लिया और मैंने अगर y लिया, तो वो जो सारे पॉइंट्स हैं जो x और y के बीच में हैं, वो पॉइंट उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं।
यानी अगर मेरे पास कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है और जिसमें मैंने दोनों पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट के बीच की मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी, और अगर लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स भी उस सेट का पार्ट हैं, तो वो सेट कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी दो पॉइंट्स x और y के बीच में अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, तो कोई भी पॉइंट अगर z है तो z को हम लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y की तरह लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस लैम्डा ही म्यू है, और आप ध्यान दें कि लैम्डा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी म्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग बता दूं कि मेरे पास अगर कोई भी एक सेट है, मैंने उसमें कोई भी दोनों पॉइंट लिए और दोनों को बीच को मैंने दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया एक लाइन से, सेगमेंट जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और उस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स आए हैं वो भी अगर उस सेट का हिस्सा है तो वो सेट कॉन्वेक्स सेट है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मैंने एक सर्कल खींचा ऐसा, तो आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स सेट है। सर्कल मतलब ये डिस्क, सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स भी उसमें सेट में आ रहे हैं, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैंने कोई दो पॉइंट्स में लिए, कोई भी दो पॉइंट लिए और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया, तो वो ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं, बीच के जो पॉइंट्स हैं, वो भी उस सर्कल के अंदर में है, यानी कि सर्कल एक तरह का कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्वेक्स सेट की ज्योमेट्रिक मीनिंग है, और हम इसके उसके और उदाहरण देखते हैं, लेकिन हम पहले उदाहरण देखते हैं जो कॉन्वेक्स सेट नहीं है उसके। ठीक है, तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं फिर से बता दूं, हम वो उदाहरण देख रहे हैं जो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो मान लीजिए पहला उदाहरण है कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और लाइन में जो बीच के पॉइंट्स हैं वो उस सेट का हिस्सा नहीं है, तो क्या ये सेट कॉन्वेक्स सेट है? उसका आंसर है नहीं है। यानी मेरे पास एक अधूरी सी लाइन है, कुछ इस तरह की लाइन है। ठीक है, यानी ये जो बीच का जो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, ये गैप है बीच में। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले सकता हूँ और कोई पॉइंट यहाँ पे ले सकता हूँ, और उन दोनों का जब मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो वो ये लाइन भी उसमें आ जाएगी, मगर ये लाइन तो उस सेट का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ठीक उसी तरह मैं एक सर्कल ले लूंगा और सर्कल के बीच में कोई भी एक मतलब जो डिस्क है, हमारी जो प्लेट है, उस प्लेट में मैं कोई एक छोटा सा छेद कर दूंगा, तो वो पॉइंट्स एक तरह से वहां से हट जाएंगे। तो क्या ये जो डिस्क, जो छेद वाली डिस्क है, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? और उसका जवाब है नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मतलब मैं ऐसे दो पॉइंट ले सकता हूं जिनको मैं जब ज्वाइन करूंगा तो वो जो छेद वाले हिस्सा है उसके बीच से लाइन गुजर रही होगी उनको ज्वाइन करने पर, मगर वो जो हिस्सा है वो उस सेट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब मैं दो पॉइंट्स ऐसे निकाल सकता हूं जिनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उस हिस्से का पार्ट नहीं है, उस सेट का हिस्सा नहीं है, माफ कीजिएगा। और चूंकि वो सेट का हिस्सा नहीं है, यानी वो एक्सेप्शन है और हम एक्सेप्शन अलाउ नहीं करते हैं, तो एक तरह से वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो मैं आपको फिर से डेफिनेशन बता दूं कि अ सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट इफ एवरी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉन्वेक्स सेट। यानी अगर एक सेट कॉन्वेक्स तभी कहलाएगा जब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी, हर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उन सेट्स के में मैंने कोई भी पॉइंट्स उठाए उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी उस सेट का हिस्सा होने चाहिए, तभी वो सेट कॉन्वेक्स कहलाएगा। और इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा शेप नहीं ले सकते हैं कि मैंने दो पॉइंट्स उसमें शेप में लिए, दोनों को ज्वाइन किया तो वो कॉन्वेक्स नहीं निकला, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको दिखा दूं कि मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा शेप लिया, ठीक है, तो क्या ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? इज दिस अ कॉन्वेक्स सेट? और मैं अगेन आपको ये बोलूँगा कि आप वीडियो रोकें, आप जो हमने अभी तक देखा है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का जो हमने मतलब देखा है, आप उसे मतलब समझिए और उसे यहाँ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्वेक्स सेट है कि नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले सकता हूँ और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ले सकता हूँ, और जब मैं उनको ज्वाइन करूँगा तो ये जो हिस्सा आ रहा है ये कॉन्वेक्स इस सेट का हिस्सा नहीं है, इस सेट का हिस्सा केवल ये वाले पॉइंट्स हैं, यानी कि जो शेप है ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ठीक है, तो आपको जो समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए कि हमारा शेप कुछ ऐसा इंक्लोज होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ और वो कॉन्वेक्सिटी उसमें कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है उसी सेट में बिलोंग करें, उसी सेट का हिस्सा बने। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्सिटी की डेफिनेशन। हमने देखे कि कौन से पॉइंट्स कॉन्वेक्स नहीं हैं, अब हम देखते हैं कि कौन से सेट्स कॉन्वेक्स हैं।
ठीक है, तो पहला सेट तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो हमारा सेट था x सच दैट s इज इक्वल टू s is equal to x such that ax is equal to b, यानी all the answers of this system of linear equations ax is equal to b, is this a convex set? तो हमने देखा था कि भाई ये अफाइन सेट तो पहले है ही, राइट? अब हम कॉन्वेक्स सेट भी देख सकते हैं, तो हम वही अपना क्लब मेंबरशिप रूल लगाएंगे। मैंने एक पॉइंट लिया x1 s में, दूसरा पॉइंट लिया x2 s में, मैंने कोई भी दो पेयर पॉइंट लिए, ठीक है, कोई भी एक पेयर पॉइंट लिया x1 x2, और मैंने उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन चेक किया। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन मतलब लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये मैंने चेक किया। और अब मुझे देखना है कि क्या ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उस सेट का हिस्सा है क्या, और चलिए देखते हैं। तो अब मैं इस कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को फिर से इसमें रखूंगा और देखता हूं कि ये सेट का हिस्सा है क्या। सेट का हिस्सा होने के लिए ax इक्वल टू b सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि a इंटू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 सेटिस्फाई होना चाहिए, ये b के बराबर होना चाहिए, यानी कि a टाइम्स लैम्डा टाइम्स ax1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ax2। ax1 b है, लैम्डा टाइम्स b, a1 माइनस लैम्डा टाइम्स ax2 भी b है, और ये दोनों को अगर मैं करूंगा तो मुझे b मिल जाएगा, यानी ax3 भी b है, सच दैट x3 इज लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, यानी कि ये जो सेट है ये ना केवल अफाइन सेट है बल्कि ये कॉन्वेक्स सेट भी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला उदाहरण हुआ कि ये जो कंस्ट्रेंट सेट है S, अब मैं इसे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की भाषा की में बोल रहा हूँ कि जो हमारा कंस्ट्रेंट सेट S है ये कॉन्वेक्स सेट है ना। और ये कंस्ट्रेंट सेट क्यों है? क्योंकि x को सारे पॉइंट्स नहीं है, S केवल वो पॉइंट्स है जो x इक्वल टू b बनाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मेरे पास एक कंस्ट्रेंट आ गया है, और ये हमारा पहला कॉन्वेक्स सेट है। मैं आपको दूसरा कॉन्वेक्स सेट की बात करता हूँ। अगर मैं कोई भी n डायमेंशनल स्पेस ले लूँ और मैं उसकी क्वाड्रेंट की बात करूँ, फिलहाल मैं R3 की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है, अगर मैं उसमें कोई भी प्लेन ले लूँ तो क्या प्लेन कॉन्वेक्स सेट होगा? और उसका जवाब है होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी प्लेन लेता हूँ जो इनफाइनाइट प्लेन है, और मैं उस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ और उन दो पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, यानी सेगमेंट बना देता हूँ, तो वो भी उस प्लेन का ही हिस्सा बनेंगे। और चूंकि वो दो पॉइंट के सेगमेंट भी प्लेन में है, इसलिए वो पूरा प्लेन, हर दो पॉइंट का सेगमेंट प्लेन में है, तो वो पूरा प्लेन एक तरह से हमारा कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। तो सारे जो क्वाड्रेंट्स हैं, सारे प्लेन्स हैं, वो कॉन्वेक्स सेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक और उदाहरण है कॉन्वेक्सिटी का। अब मैं थोड़ा सा इस उदाहरण को ही और आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको हाइपर प्लेन और हाफ स्पेसेस बताता हूँ, क्योंकि हाइपर प्लेन और हाफ स्पेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स सेट्स। ये जो हैं बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो मैं आपको हाइपर प्लेन और हाफ स्पेसेस बताता हूँ क्या है, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये एक तरह का कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, तो इनफैक्ट हम इससे और ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट देंगे कि हम ये बोलेंगे भाई कोई भी कॉन्वेक्स सेट जो होगा वो एक तरह से बहुत सारे हाफ स्पेसेस का, जिसे मैं बोलूँगा कि बहुत सारे हाफ स्पेसेस को मिलके हर कॉन्वेक्स सेट का, आप हर कॉन्वेक्स सेट को बहुत सारे हाफ स्पेसेस के कॉम्बिनेशन की तरह देख सकते हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा एक तरह से एडवांस्ड कॉन्वेक्स एनालिसिस का पार्ट है, इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइपर प्लेन और हाफ स्पेसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स सेट है। तो हाइपर प्लेन क्या है? हाइपर प्लेन ये है कि ये जो सेट है आपको जो दिख रहा है, सेट ऑफ द फॉर्म x सच दैट a ट्रांसपोज x इज इक्वल टू b, यानी कि मेरे पास अगर एक सेट x है, सेट ऑल दोज पॉइंट्स x हैं सच दैट a ट्रांसपोज x इज इक्वल टू b, यानी कि a टाइम्स ट्रांसपोज टाइम्स x इक्वल टू b, ये सारे x जो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको हम हाइपर प्लेन कहते हैं। ये हाइपर प्लेन क्यों है? क्योंकि हाइपर प्लेन इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको हाइपर प्लेन की परिभाषा बताऊं तो हाइपर प्लेन क्या होता है? हाइपर प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है कि जिसके अगर ज्योमेट्रिक डेफिनेशन दूं तो वो ये है कि जो हाइपर प्लेन का नॉर्मल है, हाइपर प्लेन डिफाइन होता है उसके नॉर्मल से। तो हाइपर प्लेन वो होता है कि एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर उन वेक्टर्स को मैं लिख दूं तो वो वेक्टर का जो लोकस बनता है, जो करस्पॉन्डिंग लोकस बनता है, हम उसको हाइपर प्लेन कहते हैं। और अगर मैं थोड़ी ज्योमेट्रिक भाषा में बताऊं तो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है कि
ये मेरा एक हाइपर प्लेन है और ये उसका एक नॉर्मल है, उस नॉर्मल को मैं ए बोलता हूँ। नॉर्मल इज नथिंग बट वेक्टर गोइंग फ्रॉम ओरिजिन टू द हाइपर प्लेन, जो उसके नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्रीज होता है, यानी कि सारे वेक्टर्स जो हाइपर प्लेन में मौजूद हैं, ये जो नॉर्मल है इससे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सारे वेक्टर्स इससे परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या है, हमने बहुत शुरू में देखा था कि परपेंडिकुलर मतलब कि इनर प्रोडक्ट जीरो, यानी कि ये नॉर्मल ए मेरे हाइपर प्लेन से परपेंडिकुलर है, उसको हम बोलेंगे कि मैं कोई भी पॉइंट एक्स लूंगा हाइपर प्लेन में और जहां पे नॉर्मल मीट कर रहा है मैं उसे एक वेक्टर बनाऊंगा। मान लीजिए नॉर्मल जहां उसको हाइपर प्लेन को मीट कर रहा है वो एक्स नॉट है, तो जो वेक्टर है, वेक्टर बिटवीन द नॉर्मल जहां पे नॉर्मल मीट कर रहा है और एनी अदर वेक्टर, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो ये मेरा नॉर्मल है ए और ये मीट कर रहा है एक्स नॉट में, ठीक है, और वो जो सारे वेक्टर्स हैं वो ये हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं जो एक्स नॉट में जो एक्स नॉट से पास ऑन हो रहे हैं। तो कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मैं एक्स, तो ए ट्रांसपोज जो जो मतलब इनर प्रोडक्ट है ए का एक्स माइनस एक्स नॉट से वो जीरो है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे वेक्टर्स हैं, ये जो सारे वेक्टर्स हैं ये हाइपर प्लेन से इस नॉर्मल से परपेंडिकुलर हैं, राइट, सारे वेक्टर्स हाइपर प्लेन के, ये उस वेक्टर उस हाइपर प्लेन की डेफिनेशन है। तो परपेंडिकुलर है मतलब ए ट्रांसपोज टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एक्स नॉट, इसको मैं बी कह देता हूं, यानी कि ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये मेरी हाइपर प्लेन की इक्वेशन हो गई। यानी हाइपर प्लेन अगर मैं 3 डायमेंशन में बोलूं तो एक्स वाई एक्सिस एक तरह का हाइपर प्लेन है, बट एन डायमेंशन में भी हाइपर प्लेन हो सकते हैं, और एन डायमेंशन के हाइपर प्लेन को हम ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे ए इज इक्वल टू नॉर्मल एंड जो बी है वो एक तरह से नॉर्मल का इंटरसेप्ट जहां पे हो रहा है एक्स नॉट और नॉर्मल के बीच का इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी इज अवर हाइपर प्लेन, और जो ये तो हाइपर प्लेन है, और जो हाफ स्पेसेस हैं वो सारे पॉइंट्स हैं जो उस हाइपर प्लेन के नीचे हैं या ऊपर हैं। तो ए ट्रांसपोज एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी आर ऑल द पॉइंट्स दैट आर बिलो द हाइपर प्लेन। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली आपको बताना चाहूं तो जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं ये हमारा हाइपर प्लेन है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस हाइपर प्लेन के नीचे हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं वो जिस हाइपर प्लेन के ऊपर हैं, ये दोनों हाफ स्पेसेस कहलाते हैं। हाफ स्पेसेस क्यों? क्योंकि एक तरह से मेरा जो हाइपर प्लेन है उस पूरे स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है, एक जो हाइपर प्लेन के नीचे में है और एक जो हाइपर प्लेन के ऊपर में है। तो उदाहरण के तौर पर अगर एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो एक्स वाई प्लेन के जितने ऊपर हैं वो एक हाफ स्पेस है, एक्स वाई प्लेन के नीचे में भी है, नीचे जितने पॉइंट्स हैं वो दूसरा हाफ स्पेस है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं कि हमारे पास दो टर्म है। पहला टर्म है ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी, ये है हाइपर प्लेन, ठीक है। दूसरा है ए ट्रांसपोज इज एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बी, ये है हाफ स्पेस, यानी कि हाइपर प्लेन के नीचे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। हाइपर प्लेन और हाफ स्पेस। हाइपर प्लेन क्या है? हाइपर प्लेन जो है वो एक ऐसा लोकस है, पॉइंट्स का लोकस है कि ओरिजिन से निकलने वाला नॉर्मल जो है, ओरिजिन से निकलने वाला जो वेक्टर है जहां पे हाइपर प्लेन को छूता है, वो जो वेक्टर आता है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, वो इस हाइपर प्लेन्स के सारे वेक्टर से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हाइपर प्लेन है। तो अब इसका जो उल्लेख हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये बोलना चाहते हैं कि हाइपर प्लेन और हाफ स्पेसेस आर कॉन्वेक्स सेट्स एंड दे आर एंड इनफैक्ट हाइपर प्लेन्स आर आल्सो अफाइन, ये हमने पहले देखा है। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये एक तरह से कॉन्वेक्स सेट है, और आपके लिए ज्योमेट्रिकली सोचना बड़ा आसान होगा कि हाइपर प्लेन कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूंगा हाइपर प्लेन में और उन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा तो वो भी हाइपर प्लेन का हिस्सा होंगे, तो वो कॉन्वेक्स है। हाफ स्पेसेस कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि मैं कोई भी दो पॉइंट हाइपर प्लेन के नीचे ले लूंगा, कोई भी दो पॉइंट, और उनको ज्वाइन करूंगा तो वो दो पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है वो भी उस हाइपर प्लेन के नीचे ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा। तो हाफ स्पेस भी एक तरह के कॉन्वेक्स सेट है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि ए ट्रांसपोज एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ऑल द वेक्टर्स एक्स सच दैट ए ट्रांसपोज एक्स लेस देन इक्वल टू बी और इक्वल टू बी, दे आर कॉन्वेक्स सेट्स। एंड ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँगा कि परिभाषा है और प्रॉपर्टी है इनके जानने की, क्योंकि जैसे ही आपको किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे, इसे हम लीनियर कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, ऐसे लीनियर कंस्ट्रेंट्स दिख जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये
कम से कम इसका जो कंस्ट्रेंट सेट है वो तो कॉन्वेक्स है, भले ही फंक्शन की हमने अभी तक बात नहीं करी है, बट कंस्ट्रेंट सेट है वो कॉन्वेक्स है, तो ये तो बड़ा ही क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे हाइपर प्लेन है और ये कॉन्वेक्स सेट्स हैं। अब हम कुछ और सिंपल कॉन्वेक्स सेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे सारे जो नॉर्म्स हैं वो कॉन्वेक्स सेट्स होते हैं, यानी ऑल एक्स सच दैट एक्स norm 2 3 4 is equal to less than equal to 1, या any set which is like this, P, this is a convex set. ये एक तरह का convex set है, क्योंकि ये एक तरह का बॉल है ना, n डायमेंशनल बॉल अगर मैं देखूंगा तो बॉल में भी अंदर में आप कोई भी 2 पॉइंट ले लें, उनको ज्वाइन कर ले तो वो बॉल के अंदर ही रहेंगे, तो एक तरह से वो कॉन्वेक्स सेट है। ठीक उसी तरह बॉल तो कॉन्वेक्स है ही, एलिप्सॉइड्स भी कॉन्वेक्स हैं। एलिप्सॉइड्स मतलब आपने देखा होगा जो एलिप्स जो होता है वो भी एक तरह का कॉन्वेक्स सेट है, जिसे हम n डायमेंशनल एलिप्सॉइड को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस ए ट्रांसपोज q टाइम्स x माइनस ए लेस देन आर स्क्वायर। और ये हमने पहले स्टडी करी हुई थी, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने स्टडी करी हुई है कि ये इसका जो डबल डेरिवेटिव वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है अगर q पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो ये जो एलिप्सॉइड है ये भी एक तरह का कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं जो कॉन्वेक्स सेट हैं। मेनली हम लोग हमारी स्टडी में हम कुछ ही ज्योमेट्रिक सेट्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लीनियर सेट्स जैसे हाइपर प्लेन एंड हाफ स्पेसेस, नॉर्म्स और एलिप्सॉइड्स, ये ये 2-3 बहुत यूजफुल कॉन्वेक्स सेट्स हैं, तो हमने देखा कि ये कॉन्वेक्स सेट्स हैं। अब हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वेक्स सेट्स में आते हैं, जो कि हमारे आज के लेक्चर के आखिरी 2 उदाहरण होंगे, जिसके बाद हमारे कॉन्वेक्स सेट्स का जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला उदाहरण है सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी आप देखिए कि अभी तक हमने x की बात की थी और x जो था RD का हिस्सा था, मतलब किसी d डायमेंशनल स्पेस का हिस्सा था। अब हम उन सेट्स की बात कर रहे हैं जो कि एक पॉइंट नहीं है बल्कि मैट्रिक्स हैं, यानी उस सेट के हर एलिमेंट जो है एक तरह का मैट्रिसेस हैं। तो सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस यानी कि मैं अगर सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस को एक सेट में डाल दूं, n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं एक सेट में डाल दूं और उसे मैं Sn बोलूं, है ना। ये जो Sn है एक सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं जो कि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स हैं एंड सच दैट x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज, तो ये भी एक तरह का कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर कॉन्वेक्स सेट्स, ठीक है। देन सेट ऑफ सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स, तो न केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉन्वेक्स सेट है बल्कि सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिसेस भी कॉन्वेक्स सेट है। और आपको ध्यान होगा कि हमने पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिसेस की बात की थी, तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि Sn is symmetric matrix, Sn plus is positive semi definite symmetric matrices, ये भी एक तरह से कॉन्वेक्स सेट है। मैं इसको यहां प्रूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आप खुद से प्रूव करें। बहुत ही आसान प्रूफ है, केवल 2 लाइन का प्रूफ है। आपको फिर से कॉन्वेक्सिटी की डेफिनेशन लेनी है। कॉन्वेक्सिटी की परिभाषा बड़ी आसान है कि आपने कोई 2 एलिमेंट उठाए, उन दोनों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिया और देखा कि क्या वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी उस सेट का हिस्सा है। अगर वो है तो वो कॉन्वेक्स सेट है। और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब भी हमने देखा है, अगर मैंने कोई 2 एलिमेंट उठाए x और y, तो लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो एक सेट में एक मैट्रिक्स मैंने x लिया, दूसरा मैट्रिक्स मैंने y लिया और मैंने देखा कि लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई, क्या ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हमारा सेट जो है कॉन्वेक्स सेट है। तो आप इसे जाएं और आप इसे खुद से प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक बार ये प्रूव कर लेंगे तो आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन में कॉन्वेक्सिटी प्रूव करना बड़ा आसान हो जाएगा। और मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि कॉन्वेक्सिटी के प्रूफ का जो महत्व है वो ये है कि अगर आपने प्रॉब्लम को या तो कॉन्वेक्स बना दिया या आपको पहले से ही कॉन्वेक्स प्रॉब्लम मिला हुआ है, तो आपको उसे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी केवल प्रूफ से हमारा, सिर्फ ये बताने से कि ये क्लास ऑफ प्रॉब्लम कॉन्वेक्स है कि नहीं है, इसी से हमारा 90% काम हो जाता है। तो इसलिए ये प्रूफ करना कि कॉन्वेक्स सेट्स है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस नहीं, लेकिन अगली क्लास में हम कॉन्वेक्स फंक्शंस की बात करेंगे। अभी तक हमने कॉन्वेक्स सेट्स देखा था, हम अगली क्लास में कॉन्वेक्स फंक्शंस की बात करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है कि नहीं है, और उससे हमारा कॉन्वेक्स फंक्शंस और कॉन्वेक्स सेट्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर से मिलते हैं।